बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और उसमें आज बारी है व्यंजन की जानकारी देना। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल दे रही हूँ व्यंजन। अब मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में पढ़ा दिया है कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की मूल इकाई क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के भेद बताए, स्वर और व्यंजन बताए। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब आज की बारी है व्यंजन की जानकारी देना। तो पहले मैं व्यंजन बता दूं कि स्वर बिना किसी रुकावट के मुख से निकलते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है उसके पास ध्वनि होती है, ध्वनि के बाद व्यंजनों का ही आगमन होता है। लेकिन उसके बाद जब व्यंजन में हम आते हैं तब उसे स्वरों की सहायता से बोला जाता है। यदि मैं का कहूं तो का के साथ आ का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि जब कभी लिखा जाता है तो इस तरीके से लिख करके वर्ण विच्छेद अगर आप जानते होंगे तो आप अच्छी तरह जानते होंगे क व्यंजन बनाने के लिए अगर आपको क व्यंजन का वर्ण विच्छेद करना हो तो आप इस तरह से वर्ण विच्छेद करेंगे, तभी जा करके वो क माना जाएगा। तो आज मैं आपको व्यंजन पढ़ाने चल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं व्यंजन की परिभाषा लिखूंगी कि व्यंजन किसे कहते हैं। उसके बाद आपको उसके भेद बताऊंगी। तो परिभाषा पहले लिख दो, फिर आपको समझाती हूं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराकर बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क से लेकर ह तक के वर्ण। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया संक्षेप में व्यंजनों की जानकारी के लिए कि क से लेके ह तक के जो वर्ण हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो इतना आपको जानकारी हो गई है। अब मैं आपको व्यंजन के भेद पढ़ाती हूं। तो व्यंजन आप जान गए होंगे कि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजन के भेद, अब मैंने स्वरों का भेद भी आपको पढ़ाया था। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर व्यंजन भी पढ़ाने चल रही हूं। तो व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के कुल 3 भेद हैं। व्यंजन के कुल 3 भेद हैं। व्यंजन के कुल 3 भेद हैं। पहला कहलाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अभी मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होता है। दूसरा स्पर्श व्यंजन, दूसरे को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन और तीसरे को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। बहुत बार प्रतियोगिता वाली परीक्षाओं में
ये पूछा जाता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या कौन कौन से व्यंजन अंतस्थ होते हैं, कौन कौन से ऊष्म होते हैं, तो इसकी जानकारी जब आपको रहेगी तभी आप इसको कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया कि अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब मैं आपको समझाऊंगी कि स्पर्श व्यंजन क्या है। जैसा कि शब्द से आपको पता, स्पर्श व्यंजन, जैसा कि शब्द से आपको जानकारी है कि क्या है, तो जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुख से जो वायु निकलती है वो किसी न किसी मुख के अलग अलग भागों से स्पर्श करती हुई निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन हुए जिन व्यंजनों का, आप परिभाषा लिखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। स्पर्श करती मतलब छूती है, स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो क वर्ग से लेकर, मैं चाहे लिख दूं अथवा आप खुद से समझ सकते हैं कि क वर्ग से लेकर आपके प वर्ग तक के जितने वर्ण हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए, मैं क वर्ग का लिख रही हूं, इसके उदाहरण जैसे यहां लिख देती हूं, जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप प वर्ग तक, फिर प वर्ग तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये हो गया, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको कभी भी कोई स्पर्श व्यंजन, एक व्यंजन देकर, उदाहरण देकर पूछता है कि ये किस प्रकार का व्यंजन है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन है। तो आप इसको स्पर्श व्यंजन मानेंगे। फिर स्पर्श व्यंजन हो गया। उसके बाद अगला लिखिए अंतस्थ व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अब आपको अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरों और व्यंजनों के मध्य का सा भाग होता है, यानी कि मैं अंतस्थ का मतलब हो गया कि न तो स्वर जितना उसमें वायु पूरी तरीके से बिना रुकावट निकलती है, न ऐसी स्थिति आती है कि वो पूरी तरह के मुख के किसी भाग से टकराती है। जैसे अगर मैं कहूं य र ल व श, तो य र ल व श में न पूरी तरीके से मुंह खुला है और न किसी अन्य भाग से जीभ जाकर टकरा रही, जीभ आपकी टकरा नहीं रही। तो मतलब क्या हुआ कि ये आपके लिए वास्तव में अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। तो न इसमें स्वर जैसी स्थिति होती है और न हम ये कह सकते हैं कि ये व्यंजन है। तो कुल मिलाकर ये मानना चाहिए कि ये आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है।
तो इसकी परिभाषा लिखिए कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों और व्यंजनों के मध्य का समय लगकर वायु निष्कासित होती है, निकलती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला, व। अब मैं आपको इसको समझा दूं कि ये स्थिति होती है कि इसको बोलते समय ना तो हम पूरी तरीके से मुंह को खुला रख सकते हैं और ना पूरी तरीके से आपकी जिह्वा, होंठ, तालु या मुंह के किसी अन्य स्थान पर जाकर टकरा रही है। तो ये स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति हुई और उसमें हमें जो उसका उच्चारण करते समय जो मध्य की अवधि होती है उतना ही समय भी लगता है। तो ऐसे व्यंजनों को हम ये कहते हैं कि ये व्यंजन जो हैं वो वास्तव में आपके अंतस्थ व्यंजन है, जिनका उदाहरण मैंने बोर्ड पर यहाँ लिख दिया है, य, र, ल, व, श। तो ये आपका व्यंजन हो गया। तो इसके बाद अब आप देखिए, आपका इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। मैं इसको रब करती हूं। तो स्वर और व्यंजन में जो उनके भेद होते हैं वो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होते हैं, क्योंकि आपको ये व्यंजन विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं तक में भी पूछे जाते हैं। ऐसे स्थिति में कभी कभी बच्चों को अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श आदि व्यंजनों की जानकारी नहीं होती। तो ऐसे में उनके वर्णों की पहचान में वो सिर्फ ये जानते हैं कि वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन, और फिर उनके लिए बाद में ये सारी स्थिति दिक्कत करती है, उनको जानकारी की कमी हो जाती है। तो मैं इतनी चीजें आपको बता चुकी हूँ और उदाहरण में अब मैं आपको आगत ध्वनियों से परिचित कराती हूँ। तो आप हेडिंग डाल दीजिए आगत ध्वनियां, कि कितनी सारी ध्वनियां ऐसी हैं। आगत ध्वनियां, तो आगत ध्वनियां कौन सी हैं, कितनी सारी होती हैं, उन चीजों पर आप ध्यान दीजिए कि तमाम ऐसी भाषा, विदेशी भाषाओं के शब्द जो है वो हिंदी में आकर पूरी तरीके से शामिल हो चुके हैं और शामिल होने के कारण उसमें इस तरह से घुल मिल गए हैं कि वे ध्वनियां बिल्कुल हिंदी की प्रतीत होने लगी हैं। तो ऐसे विदेशी भाषाओं से आने वाले जो शब्द होते हैं उन पर यदि ध्यान दिया जाए, तो मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर दे रही हूं। मुझे लग रहा है कि आपको कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत होगी। संभवतः आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहूंगी इसको, क्योंकि आपको कैमरे से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है।
अब आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा। चलिए, तो आगत ध्वनियों की बात हम कर रहे थे कि आगत ध्वनियां क्या हैं। तो आप लिखिए कि विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने पर विदेशी भाषाओं के साथ मिलने पर कुछ ध्वनियां हिंदी में भी मिल गई हैं, जिन्हें हम आगत ध्वनि कहते हैं, जिन्हें हम आगत ध्वनि कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ध्वनियां हैं जिन्हें हम अन्य अलग अलग भाषाओं से लेते हैं। उसमें हम अंग्रेजी के, फारसी के, उर्दू के तमाम ऐसे शब्द हैं जिनको कि हम वास्तव में देखा जाए तो हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं। जैसे स्कूल शब्द को ही ले लीजिए, स्कूल शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन पूरी तरीके से हिंदी में इस तरह शामिल हो गया है कि उसे आपको देखने के बाद ये महसूस ही नहीं होगा कि ये हिंदी का शब्द है भी कि नहीं। जैसे पानी शब्द हम बोलते हैं, पानी शब्द को लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अन्य भाषा से आया है। हिंदी का शब्द है जल। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में शामिल हो गए हैं, तो उनको हम विशेष रूप से आगत ध्वनियों में लेते हैं। तो मैं आगत ध्वनियों में जो अंग्रेजी का ओ का जो उच्चारण है, जैसे डॉक्टर है, जैसे हम कहते हैं डॉक्टर। अब ये डॉक्टर में ओ जो आ रहा है, ओ का जो ओ, ये शब्द जो है ये डॉक्टर, इसमें ये आगत ध्वनि मानी जाएगी कि आगत ध्वनि। जैसे टॉफी, चॉकलेट। अब इन शब्दों का जो उच्चारण हम कर रहे हैं, चॉकलेट, डॉक्टर, हॉस्पिटल, तो ये शब्द जो है बोलने में ये किसी स्वर और व्यंजन के शब्द नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजी भाषा से आए हुए वर्ण हैं जो हिंदी में इस तरह से मिल गए कि हम उनका प्रयोग करते हुए ये भूल जाते हैं कि ये विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी में इस तरह से शामिल हो चुके हैं, जैसे डॉक्टर, टॉफी, चॉकलेट इत्यादि, स्टेशन इत्यादि। तो ये सारे शब्द हो गए जिनको हम ये कहते हैं कि ये आगत ध्वनि है। इसके बाद व्यंजनों में एक व्यंजन आता है जिन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अब आपको मैं बता दूं कि व्यंजनों में जो मैंने आपको बताया, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, उनमें बहुत सारे और व्यंजन भी हैं जिनको कि हम हिंदी में शामिल करते हैं, और वो उनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी जो किसी दो वर्ड व्यंजनों को मिलकर बनते हैं। जिन व्यंजनों का निर्माण
दो व्यंजनों को जोड़कर बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन कौन से मैं आपको बता दूं, जैसे श और र को जब जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है श्र, जो श्रीमान हम लिखते हैं वो बन जाता है। फिर क्या होता है आपका क और षटकोण श को जब जोड़ते हैं तो वो बन जाता है छ। जब कभी आपको वर्ण विच्छेद सिखाया जाता है तब आपको इस चीज की जानकारी दी जाती है कि इन वर्णों का विच्छेद कैसे होता है। तो त और र को जोड़ा तो त्र बन गया। फिर उसके बाद ज और इया को जब जोड़ते हैं, ज और इया को जोड़ते हैं तो ज्ञ बन जाता है। तो देखिए ये चार ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जो अकेले नहीं बनते, किसी न किसी की सहायता से बनते हैं, किसी न किसी की स्थिति जुड़ती है। तो श और र जोड़कर श्री बना, श्र बना, क और श जोड़ के क्षत्रि श बना, त और र जोड़ के त्र बना, और ज और इया जोड़कर ज्ञानी का ज्ञा बना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सारे शब्द संयुक्त व्यंजन है। अब आपको संयुक्त व्यंजन की परिभाषा याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इन उदाहरणों को आपको याद करना पड़ेगा कि ये उदाहरण जो हैं वो वास्तव में संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। संभवतः आपने लिखा होगा। जब कभी आपको वर्ण विच्छेद आता है, जैसे आपको वर्ण विच्छेद आ गया, कोई शब्द मैं आपको लिख दूं, कक्षा, मान लीजिए कक्षा लिखा है, शब्द है कक्षा। अब इसका वर्ण विच्छेद करना होगा तो देखिए कैसे होगा इसका वर्ण विच्छेद। क अ धन क, फिर आपका श, फिर जाकर आपका, अब ये मिलाकर कक्षा हुआ, क्योंकि ये आपका जुड़ के बन रहा है श और इसमें आपको जोड़ना है आ, तब जाके आपका कक्षा का वर्ण विच्छेद होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको वर्ण विच्छेद के समय ये संयुक्त व्यंजन हम आपको खास तौर से सिखाते हैं, क्योंकि ऐसे शब्दों का वर्ण विच्छेद नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो संभवतः आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको द्वित व्यंजन बताती हूँ। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब मैं आपको द्वित व्यंजन बताती हूँ, तो इसको मैं रब कर रही हूँ। तो ऐसे कहा जाए तो बच्चों को वास्तव में छोटी कक्षाओं में सिर्फ जो व्यंजन होते हैं क से लेके ह तक उनकी ही जानकारी दी जाती है। क्षत्रि श, छ, त्र और ज्ञ को भी व्यंजन में जोड़कर सिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में वो सारे शब्द जो हैं व्यंजन के भेद में आते हैं कि ये व्यंजन के भेद हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो व्यंजन के भेदों में वो आ जाते हैं। इसके बाद की बारी है द्वित व्यंजन। अब मैं आपको हेडिंग डालती हूं, द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन। अब आपका आ गया द्वित व्यंजन। अब देखिए द्वित व्यंजन का, जैसा कि आपको शब्द से ही लग रहा है, बहुत सारे ऐसे शब्द आप लिखते हैं जिनमें द्वित व्यंजन की जानकारी आपको हो जाती है कि कैसे बनता है। आप पत्ता बोलते होंगे,
आप कुत्ता बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जहां हम आधा और पूरा दोनों को मिलाकर लिखते हैं। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जैसे पत्ता, छज्जा, सज्जन, उज्जवल, पक्का। तो ये सारे शब्दों में आधा का और पूरा का, आधा था और पूरा था। तो इस तरीके के जितने भी व्यंजन होते हैं उनको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। यानी दो व्यंजनों को एक साथ एक ही व्यंजन के आधे और पूरे को मिलाकर एक शब्द जब निर्मित हो रहा है तो उसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन में जो होता है जब वही स्वर रहित व्यंजन जब वही स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन के साथ स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलकर प्रयुक्त होता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब देखिए जैसे पत्ता, देखिए इसमें एक जो है स्वर रहित है, दूसरा जो है स्वर सहित है। कुत्ता, छज्जा, पक्का, सज्जन। एक आपका स्वर रहित है, दूसरा आपका स्वर सहित है। तो व्यंजनों के प्रकार कितने सारे हो गए? अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, द्वित, स्पर्श। तो सारे व्यंजन, जितने प्रकार के व्यंजन हम बोलते हैं उन व्यंजनों को अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। इसीलिए आपको ये जानना चाहिए कि ये किस प्रकार के व्यंजन हैं। अगर आप व्यंजन के भेदों को जानेंगे तो आपको तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी आवश्यकता पड़ती है, जिसे छोटी कक्षाओं में ही बताना चाहिए, परंतु उस समय आपको बहुत छोटी कक्षा में जानकर नहीं कहा जाता। लेकिन फिर भी आपको जैसे ही आप कक्षा 6 में आते हैं इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देना शुरू हो जाता है। तो मैंने उदाहरण यहाँ लिख दिया है। अब र का विभिन्न प्रयोग मैं आपको सिखाती हूँ। जिस र में आपको बहुत परेशानी होती है, र का विभिन्न प्रयोग। देखिए हम कितने तरह के र का प्रयोग करते हैं, बहुत तरह के प्रयोग करते हैं। तो देखिए एक होता है बगल में लगता है, एक होता है ऊपर लगता है, एक होता है कि इस तरीके से लगता है। तो ये 3 निशान होते हैं। जैसे हम प्रश्न कहेंगे तो यहां लगता है, कर्म कहेंगे तो यहां लगता है, ट्रक कहेंगे तो यहां लगता है। ये 3 तरह के र होते हैं। इन तीनों तरह के र का अलग अलग प्रयोग होता है जो मैं यहाँ आपको बताने चल रही हूँ। तो इतनी आपकी मैंने जानकारी दी। तो र का प्रयोग जो है वो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे र का प्रयोग होता है। तो तीनों तरह के र का निशान मैंने बोर्ड पर बना दिया कि ताकि आपको समझ में आ जाए। तो शब्दों में र का उच्चारण 3 रूप से होता है। आप इसको लिखिए कि शब्दों में र का उच्चारण
तीन प्रकार से होता है, तीन प्रकार से होता है। अब उसमें देखिए, मैं वो निशान भी बना रही हूं और आपको बताती हूं। पहला है पदेन र कहते हैं इसको। पदेन र में जो होता है, जैसे उच्चारण मैंने कहा कि प्रश्न, तो ये पदेन पैर की तरफ लग रहा है। दूसरा र हो जाता है रेफ, जिसको हम कहते हैं ऊपर लगाते हैं, जैसे धर्म लिखते हैं, धर्म, कर्म। और तीसरा र होता है जो आपको, ये भी पदेन ही होता है, ट्रक, ट्रक, ट्रेन भी होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये तीन तरह के र का प्रयोग यहां मैंने आपको बताया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे की चीज को लेकर मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में।